अगर कभी भी प्रतिरोध एक से ज्यादा यूज करें तो उस केस में संयोजन दो तरह के होते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। अगर कभी भी श्रेणी क्रम की बात की जाए तो उस केस में वहां पर R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं, R1 प्लस ऑफ R2, अगेन R1 प्लस ऑफ R2। और अगर कभी भी हम बात करते हैं किसकी, समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में कहा जाए तो यूज करते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन R2। बात क्लियर? तो ये यहां पर आपसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के संयोजन लेकर हम ये बात करते हैं। यहां पर आपसे कहे उसी को यूज करते एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के ऑब्जेक्टिव पेपर में फॉर्म में ही आता है और ऐसे फार्मूला हमारी रिकमेंडेशन होगी, इसको आप याद करें लेकिन समझने के बाद। और वो क्या है, तो हमने आपसे कहा दो कोई प्रतिरोध है R1 एंड R2 जिनके की गुणांक अल्फा 1 और अल्फा 2 है। सिर्फ और सिर्फ अभी बात करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ कौन से बात कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनके यहां पर कहा जाए समतुल्य ताप गुणांक को ज्ञात करना, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात करनी। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, अब ये भी बोला रट लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझ लीजिए करना क्या होता है। तो अगर हम कहें किसी भी जगह पर समतुल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते, वो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, तो आंसर होता है कि कभी भी किसी भी जगह पर समतुल्य यानी कि यहां पर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है तो उस केस में कहा जाए सेम चेंज करने पर अगर इफेक्ट सेम आए, सेम चेंज करने पर इफेक्ट अगर सेम आए तो उस केस में वहां पर वो वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट कहलाती है। तो इस टॉपिक की बात करें, ताप गुणांक सॉल्व करना है तो यहां पर चेंज क्या कर सकते हो आप, आंसर तापमान में परिवर्तन, उसकी वजह से प्रभाव क्या देखेगा, तो पढ़ क्या रहा है, प्रतिरोध, तो मतलब प्रतिरोध का मान बराबर है। तो उस केस में उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, समतुल्य। मतलब तो मतलब क्या हुआ, तो एक रफली यहां पर हम आपसे क्या डेरिवेशन समझाते हैं, देखना ध्यान से यूज करते हो। हम आपसे क्या मान ले रहे यहां पर डेल्टा टी तापमान वृद्धि की गई, ठीक, तो ये वृद्धि की गई, तो अगर हम आपसे कहें यहां पर पहले वाले प्रतिरोध का मान बढ़ के क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, सॉरी अल्फा 1। दूसरे की बात करें R2 डैश, आंसर है क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिख सकते कितना, R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। देखना फिर से यहां पर समतुल्य पूरे की पूरी फिजिक्स में कहीं भी सॉल्व करना तरीका क्या होता है, समान चेंज करने पर अगर हम कहें वहां पर प्रभाव सेम आए तो उस केस में वैल्यू एक दूसरे की क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट। यहां टॉपिक कौन सा पढ़ रहा है, यहां पर तो बात करें किसके, तापमान परिवर्तन की कारण से, मतलब चेंजेस क्या करें, तापमान परिवर्तन। इफेक्ट किसकी बात करें, प्रतिरोध की, तो उसी में जो यहां पर अल्फा अपने आप आएगा वो क्या कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा, अगर वो दोनों की दोनों बातें सेम हुई। तो यही चीज यहां पर यूज करते, मान लिया डेल्टा टी तापमान बढ़ाया तो ये हो गया चेंज, इसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ही रहा। तो यहां कह सकते तापमान के परिवर्तन के कारण से R इक्विवेलेंट, आंसर है कितना जाएगा, R1 डैश प्लस ऑफ R2 डैश, यही हुआ। अब अगर हम आपसे का यहां पर इस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसकी बात करें तो भाई इसके लिए लिख सकते R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, मतलब इसको डेल्टा टी तापमान बढ़ाया 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गई, समीकरण 1 और ये क्या हो गई, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रभाव सेम हो जाए, मतलब पहली और दूसरी समीकरण अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उस केस में अपने आप जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, समतुल्य कहलाएगी। ठीक बात है ना। तो बस इतनी सी बात समझिए क्या किया गया, तो आपसे बोला है तापमान गुणांक की बात करें तो इसीलिए समान परिवर्तन के लिए प्रभाव समान करें, तो माना कि डेल्टा टी तापमान परिवर्तित किए जब ये रेजिस्टेंस अलग अलग थे, तो इनके रेजिस्टेंस कितने हो गए, ये रहे। तो उस केस में कहा जाए यहां पर इक्विवेलेंट कितना आएगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें R1 डैश प्लस R2 डैश। अब दूसरा इफेक्ट क्या किया, माना कि दोनों के दोनों रेजिस्टेंस जब श्रेणी क्रम में कनेक्ट थे तब यहां पर डेल्टा टी तापमान बढ़ाया, तो उस केस में कहा जाए यहां पर
आंसर है क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट डैश बराबर आर इक्वलेंट 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट इंटू डेल्टा टी। पहली और दूसरी समीकरण आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। इक्वेट किया, आंसर सॉल्व किया, डिफाइन करिए। और उसी को जैसे ही आप इक्वेट करेंगे, देखिएगा यहां से ये जो यहां पर सॉल्व करेंगे इक्वल करके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा कितना, अल्फा इक्वलेंट इज इक्वल टू अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सेम द केस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां तक सब कुछ सेम, बस R इक्वलेंट की वैल्यू सॉल्व करते समय कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला। तो फिर से सब कुछ एज इट इज लिखेंगे, R इक्वलेंट का फार्मूला चेंज होगा और फिर डिफाइन करेंगे तो अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू आंसर आएगी अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर। ये जो अल्फा यहां पर सॉल्व किए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आ चुका है। और वो क्या कि हमने यहां पर बोला था दो प्रतिरोध है R1 R2 जिनके की गुणांक अल्फा 1 अल्फा 2 श्रेणी क्रम में कनेक्ट किए गए, लेकिन कनेक्ट करने के बाद जो यहां पर आपके पास मिला रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के अंदर एक गुण आया और वो गुण क्या था, तापमान के कारण से उसके प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो ही नहीं रहा था। तो पूछा गया अल्फा 1 अल्फा 2 R1 R2 इनमें संबंध क्या होगा। तो नेचुरली यही वैल्यू इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें तो उस केस में कह सकते हैं अल्फा इक्वलेंट अगर 0 होगा तो उस कारण से तापमान परिवर्तन से क्या हो जाएगा, अप्रभावित हो जाएगा। सो इसी का वो पार्ट है, बट एज ए क्वेश्चन आया हुआ था इसकी बात करें तो फिर से हम आपसे कहें सॉल्व करने का तरीका हमने आपको डिफाइन किया है, बट रिकमेंडेशन है ये वाला एज ए फार्मूला और ये वाला एज ए फार्मूला याद रखें। मतलब श्रेणी क्रम में जिस तरह से वहां याद रखते रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2, इसी तरह से श्रेणी क्रम में ताप गुणांक की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सेम केस पैरेलल में अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बात क्लियर। यही चीज जिसको यहां पर यूज किया, अगर हम आपसे कहें अभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछ लिया कि ये तापमान पर निर्भर ना करे तो बताइए, आंसर तापमान पर निर्भर ना करे तो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 हो गई तो श्रेणी क्रम में अभी लिखा था अल्फा इक्विवेलेंट, तो एक बार फिर से लिख देते क्या था, तो अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा था कितना, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना लिखा था, R1 प्लस R2। जबकि यही बात समांतर क्रम में जब लिखी थी तो क्या लिखा था, अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 एंड डिवाइडेड बाई लिखा था कितना, R1 प्लस ऑफ R2। बात क्लियर ना। तो अब अगर हम आपसे कहें ये जो यहां पर आपने कॉम्बिनेशन बनाया ये तापमान पर निर्भर ना करे तो नेचुरली अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख दें, 0। तो ये हम आपसे कहें फार्मूला नहीं है, फार्मूला वही है, उसको याद रखो बेटर है। ये तो सिर्फ इसी को 0 लिखा तो श्रेणी क्रम में कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1। और समांतर क्रम में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 1 डिवाइड बाई अल्फा 2। मतलब यहां पर कहा जाए तापमान पर ना निर्भर करने की नेसेसरी कंडीशन सॉल्व कर दी। अगेन ध्यान रखना माइनस साइन क्या बताता है, तो माइनस साइन ये बताता है सिर्फ और सिर्फ कि इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे क्या विपरीत है। विपरीत से मतलब एक के लिए तापमान बढ़ाने पर अगर R का मान बढ़ता होगा तो दूसरे के लिए तापमान बढ़ाने पर R का मान घटता होगा। तभी और सिर्फ तभी दोनों के मिलकर यहां पर कहा जाए परिवर्तन कितना होगा, 0। तो यही चीज यहां पर लिखे, ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ यह बता रहा है कि ये पदार्थ जिनको आप यूज करके इन प्रतिरोधों को बनाए वो आपस में एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के, मतलब एक में अगर प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा तो दूसरे में क्या होगा, घट जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। देखिए इसी को यूज करते लास्ट पॉइंट रेजिस्टेंस के केस में और एक बार डिफाइन करें कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ये डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। और इस छोटे से टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है क्योंकि नीट में 2 बार आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और ध्यान से सुने, जब कभी भी हम आपसे क्या कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं, मतलब सीधे सीधे बोले हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस,
ऐसे प्रतिरोध जिनके मान बहुत ज्यादा होते हैं। उन प्रतिरोधों को डिफाइन करने के लिए जब लैब के अंदर या प्रैक्टिकली हम लोग उनको देखते हैं तो उनमें क्या कर देते, कलर बना देते हैं। अगेन आपसे बोला है, ऐसे प्रतिरोध जिनका मान बहुत ज्यादा होता है उनको यहां पर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके कवर पर, उनके स्ट्रक्चर पर कलर कोडिंग कर देते हैं। और वो कलर कोडिंग से आप चाहें तो उनके प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बट उस कलर कोडिंग को समझने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक या फार्मूला याद रखनी है, और वो क्या है, तो ये लिखा है यहां पर, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। मतलब क्या हुआ, तो ये लिख दिया यहां पर बी रॉय ROY, फिर क्या लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन, ये लिखा ग्रेट, ये लिख दिया ब्रिटेन, हैड अ वेरी गुड वाइफ, तो यहां पर का जो है ये लिख दिया वेरी, ये लिख दिया यहां पर गुड, और ये लिख दिया यहां पर क्या, वाइफ। ठीक, तो फर्स्ट लेटर लेते हुए यहां पर लिख दिया। अब आपसे का जो याद रखने का सिंपल से तरीका, ये बस लास्ट लाइन जो रेड कलर से लिख के ये याद कर लें, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। तो पहला कलर कौन सा हो गया, तो ये लिखा है ब्लैक, काला। दूसरा कौन सा हो गया, ब्राउन, भूरा। तीसरा कौन सा हो गया, रेड, लाल। सेम द केस ऑरेंज, नारंगी। और ये 9 अक्षर जिनको लिखा लाइन से लिख दीजिए एक टेबल बनाकर। तो इन्हीं को यूज करते, काला, इसका मतलब इसके लिए यूज करेंगे कितना, 0। भूरा यानी कि ब्राउन, इसके लिए यूज करेंगे कितना, 1। सेम द केस इसी तरह से लास्ट नंबर यूज करेंगे क्या, 9। ठीक, इन्हीं को अगर हम आपसे कहें गुणांक के रूप में लिखें तो सीधे सीधे 10 की घात में पहुंच जाएंगे। यानी कि पहला अगर गुणांक में आएगा 10 की घात 0, दूसरा आएगा तो 10 की घात 1 एंड कंटिन्यू। यही चीज यूज करते नेक्स्ट लास्ट लाइन जो हमने लिख रखी है वो क्या लिख रखी है, 3 और यहां पर कलर डिफाइन कर रखे। कौन कौन से, गोल्ड कलर, और कौन सा, सिल्वर कलर, और आपसे का जो यहां पर क्या लिखा, कोई भी कलर नहीं हो, यानी कि कलर लेस हो। तो उस केस में ये क्या बताते हैं, इस प्रतिरोध में जो भी यहां पर टॉलरेंस है, जो भी इसकी सहनशीलता है, उसका मान। तो अगर कभी भी हम आपसे कहें यहां पर यूज करते कलर कौन सा, सोने का यानी कि गोल्ड कलर लिया, इसका मतलब उसके अंदर टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता क्या, ±5%। मतलब क्या हुआ कि आपसे कहा जाए कि यहां पर यूज करते 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसका ±5% यानी कि 1000 गुणा 5 डिवाइड बाई 100, 50, इतना यहां पर आपसे कहा जाए वो झेल सकता है। मतलब उसको चाहो तो 1000 से 1000 + 50 तक का कार्यक्रम किया जा सकता है। सेम द केस यहां कहा जाए यूज करते सिल्वर ±10%, और कोई नहीं है तो इसका मतलब 20%। तो इस टेबल को अगर हम याद कर लें तो अपने आप यहां से कहा जाए किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और इस टेबल के साथ में हम आपसे कहें एक छोटी सी बात देखना, यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न में आगे भी लिख दिया। जैसे हमने कहा इसका यूज कैसे करते हैं, तो जब कभी भी हम आपसे कहें किसी भी प्रतिरोध को दिया जाता है तो उस प्रतिरोध को देते हुए हम यहां पर क्या करते हैं, कलर की पट्टियां बना देते हैं। अब कलर की पट्टी बना दी मतलब यहां पर ऐसे करके यहां पर कुछ कलर्स लिए और उनकी पट्टियां बना दी। अब यहां पर जो पट्टियां बनी उस पट्टियों का मतलब क्या होगा, तो जब कभी भी कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है तो पहला कलर मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा कलर मतलब ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा कलर का मतलब तो उसकी क्या आ गई, पावर आ गई। और लास्ट कलर का मतलब यहां पर क्या हो गया, तो ये उसकी क्या हो गई, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता आ गई। बस ये ना, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा तरीका, पहला कलर पहला नंबर, दूसरा कलर दूसरा नंबर, तीसरा कलर मतलब एक तरह से उसकी क्या गई, पावर्स आ गए, और चौथा कलर क्या बता देगा यहां पर, तो आंसर ही उसकी क्या बता देगा, सहनशीलता। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे का यहां पर पहला कलर बैगनी है, कोई भी लिख रहे हैं रैंडमली, पहला कलर बैगनी है। दूसरा कलर आपसे का जो यहां पर हरा कलर है। तीसरा कलर हम आपसे का यहां पर बैगनी कलर है, और चौथा और लास्ट यहां पर आपसे कहा जाए सुनहरा यानी कि गोल्ड कलर है। अब हमने आपसे क्वेश्चन में कहा 4 कलर की पट्टियां यूज की, बैगनी, हरा, और आपसे कहा जाए यूज करते आपसे कहा जाए यहां पर फिर से यहां आपसे कहा जाए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, सफेद, या आपसे कहा जाए कोई भी कलर ले, और लास्ट क्या ले लिया यहां पर, गोल्ड।
कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर लीजिए, बैगनी भी लिखा होता तब भी आंसर लिख देते, कोई भी डिफरेंट, बैगनी, हरा, सफेद और लास्ट कौन सा है, गोल्ड कलर। और हम आपसे कहें यहां पर इन कलर की पट्टियां अगर हो तो ये जो प्रतिरोध दे रखा है इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 1 बाई 1 देखें। सबसे पहला कलर अगर बैगनी कलर है तो इसका मतलब यहां से देखा बैगनी मतलब क्या हो गया 7, तो पहला नंबर क्या जाएगा 7। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें हरा कलर है तो इसका मतलब क्या हो गया 5, ये लिख दिया 5। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें यहां पर सफेद कलर है, सफेद का मतलब कितना हो गया 9, 10 टू द पावर 9। और उसके बाद अगर हम आपसे कहें गोल्ड है तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे ±5%। बात क्लियर। तो बहुत इजी सा काम है, जिसको ये कलर कोडिंग कलर याद है तो उसके बाद रेजिस्टेंस लिखना तो इजी सा काम है। तो अगेन क्या लिखा है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। पहला अक्षर ये लिखा है बी रॉय ROY, ग्रेट G, ब्रिटेन B, हैड अ वेरी गुड वाइफ। तो ये लिखा है यहां पर लाइन से, और उसके बाद 3 शब्द लिखे गोल्ड कलर, नेक्स्ट सिल्वर कलर एंड लास्ट अगर कलर नहीं हो मतलब 3 ही कलर्स होकर रखे हो तो प्लस माइनस क्या लिख दोगे 20%। तो ये चीज रिटर्न में लिखिए, पहला कलर जो भी होगा यहां आएगा, दूसरा कलर जो भी होगा यहां आएगा, तीसरा कलर जो भी होगा हाथों में जाएगा, यूज करते चौथा कलर जो होगा वो इसकी क्या बताएगा, सहनशीलता बताएगा, यानी कि टॉलरेंस बताएगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियरली यहां पर बनाए, एक कोई कार्बन रेजिस्टेंस लिया जिस कार्बन रेजिस्टेंस में 4 आपके सामने कलरफुल पट्टियां बना रखी और इन पट्टियों को यूज करते हुए आपसे कहा इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब जैसे ही यहां पर क्वेश्चन आए कौन कौन सा कलर दिखा रखा है, पहला येलो, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्राउन और चौथा कौन सा गोल्ड कलर। और अब 1 बाई 1 आपसे पूछा गया बता इसका मान क्या हो। तो टेबल जो अभी अभी बनाई थी देखिए उसको पलट के अपने आप देखेगा, येलो कलर उस पर क्या लिखा है 4, दूसरा वायलेट कलर क्या लिखा है 7, ब्राउन कलर क्या लिखा है 1 और इसी के साथ गोल्ड कलर लिखा है इसका मतलब ±5%। तो इसलिए आंसर का जाए कितना हो जाएगा 470 ±5%। बात क्लियर। इसी को कभी कभी क्वेश्चन में यूज करते समय ऐसे भी लिख कर दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 470 ±5% ना लिख के हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते, दिस इज 470 इंटू 5% का 5 विद द बेस ऑफ 100, ये भी चलेगा, ये भी इसका क्या होगा आंसर। तो हम चाहे यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दे सकते हैं और हम चाहे यहां पर टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने आपसे कहा क्वेश्चन लिया क्या 47 एंड ±4.7 किलो, मतलब क्या होगा, तो ये लिखा है यहां पर कितना, फिर से कहा जाए क्या लिखा है 47 ±4.7 और ये लिखा है क्या किलो ओम। ठीक, एक बार फिर से लिखते हैं, दिस इज 47 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड 4.7, तो 4.7 डिवाइडेड बाई 47 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100% के टर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या लिखा है 47 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको देखिए यहां से जैसे कैंसिल किया ±10%। अब अगर हम आपसे कहें बताइए यहां पर आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में 47 इंटू 10 टू दी पावर 3 ±10%, तो यहां से बताइए आंसर क्या है। तो नेचुरल सी बात, जैसे ही क्वेश्चन की बात की जाए यहां सबसे पहले कह सकते 3 और 4, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, गोल्ड कलर के लिए प्लस माइनस कितना था 5%, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, और इन दोनों में से भी कौन सा, तो 4 ये अभी अभी भी लिखा था किस में आता है, पीले कलर में, अगेन 7 किस में आता है, बैगनी कलर में, और 3 किस में आता है, नारंगी कलर में। इसका मतलब जैसे हमने इसको देखा तो पहला कलर कौन सा होना चाहिए, पीला, दूसरा कौन सा होना चाहिए, बैगनी, तीसरा कौन सा होना चाहिए, नारंगी, और चौथा और लास्ट कौन सा होना चाहिए, तो आंसर सिल्वर कलर। और इसी को यूज करते यहां पर कहा जाए ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों नीट के क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन है, बट सिंपल से वे में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में याद रखना है क्या, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ।
अपने आप सारे की सारी बातें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है ना। यहां से आगे बढ़ते हैं और इसी को यहां पर बाइंड अप करते आगे फिर से बात करते हैं, लेकिन अब किसकी, सर्किट की। तो थोड़ा सा इसी को और डीप में जाते हैं। अभी तक हम सिर्फ बात करते प्रतिरोध की, जिसमें कि प्रतिरोध में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से ज्ञात करते हैं बात। लेकिन अब हम इसका यूज करेंगे और यूज करते यहां पर बात करने जा रहे हैं किसकी, सर्किट की। क्या मतलब हुआ सर्किट का या परिपथ का? तो आंसर है परिपथ मतलब ऐसा कोई भी संयोजन जिसमें प्रतिरोध और बैटरी इनको एक साथ हम कंबाइंड यूज करेंगे, तो उसको हम कहेंगे परिपथ। और उस परिपथ को यूज करते जिस समय हम बात करते यहां पर एक से ज्यादा प्रतिरोधों की, तो प्रतिरोधों के संयोजन की। तो संयोजन जिस समय हम पढ़ेंगे उस समय बात कहेंगे दो तरह के होते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। परिभाषा क्या है? ऐसा कोई भी संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान है, तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और अगर हम कहें परिपथ जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसमें यूज करते जिन ब्रांचों को एक दूसरे के साथ संयोजित किया है, उन ब्रांचों के सिरों के मध्य विभवांतर का मान एक समान हो, तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम। पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। क्या हुआ भाई? ऐसा कोई भी संयोजन जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो आपके सामने यहां पर क्या किया हमने, ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट की। तो नेचुरल सी बात, यहां पर जो करंट एंटर करेगी वही यहां जाएगी और यहां जो जाएगी वही यहां से क्या होगी, आगे कंटिन्यू होगी। मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। और करंट की वैल्यू सेम, तो इसीलिए इस क्रम को हम नाम देते हैं क्या, श्रेणी क्रम। तो ऐसा कोई भी संयोजन जिसमें परिपथ में यूज की गई ब्रांच है, जिनको आप बात करें उनमें करंट की वैल्यू सेम है, तो ब्रांचें जो आपस में एक दूसरे कनेक्ट होंगी उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। जैसे हमने कहा श्रेणी क्रम, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, सेम। बट ध्यान से समझते जाइएगा, ये अगर हम कहें रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस का जाए R2 है, तो इसके अक्रॉस अगर हम कहें यहां पर जो ड्रॉप हुआ, विभव पतन हुआ, वो अगर V1 है, यहां अगर कहा जाए ये V2 है, तो नेचुरल सी बात इसकी वैल्यू अगर हम कहें तो क्या हो जाएगी, I मल्टीप्लाइड बाई R1, और इसकी वैल्यू कहा जाए तो क्या हो जाएगी, I मल्टीप्लाइड बाई R2। मतलब दोनों केस में I की वैल्यू क्या होगी, सेम। इसका मतलब इन प्रतिरोधों के मध्य जो यहां पर विभव का पतन होगा या जो यहां पर विभवांतर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो उनके प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा। बिकॉज करंट क्या है, सेम। तो विभवांतर प्रतिरोधों के अनुपात में वितरित होता है। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये देखिए। हमने जैसे आपसे कहा यहां पर इसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी सप्लाई यहां पर V के इक्वल। अब आपसे कहा जो यहां पर बताओ अलग अलग प्रतिरोधों के मध्य कितना आएगा, तो आपका तुरंत आंसर होगा V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू लिख सकते R1 रेशियो ऑफ R2। तो पहला वाला कहा जाए सिंपल क्या लिखेंगे, रेशियो डिवाइडेड बाय रेशियो का समीशन एंड मल्टीप्लाइड बाय कुल मान। सिमिलर केस दूसरा कहा जाए तो क्या लिख देंगे, रेशियो डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रेशियो एंड मल्टीप्लाइड बाय कुल मान। क्लियर? तो यही पॉइंट याद रखना है, विभवांतर ये प्रतिरोधों के अनुपात में क्या होगा, वितरित होगा। तो ये सिंपल सी बात, लेकिन न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन करते हैं वहां पर KCL KVL के साथ इसका हम यूज करेंगे और ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात जब कभी भी प्रतिरोध एक से ज्यादा होंगे जिनमें करंट सेम होगी, तो संयोजन का समतुल्य अगर ज्ञात करें तो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो नेचुरल सी बात, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब कोई भी उसमें प्रतिरोध यूज किया उससे भी ज्यादा आएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध संयोग के अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, ज्यादा ही आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सारे रेजिस्टेंस से क्या होगी, ज्यादा। या ऐसे बोल लेते R1 का मान R का मान R1 से भी ज्यादा होगा, R का मान R2 से भी ज्यादा होगा, R का मान R3 से भी ज्यादा होगा। जो बात बोलने जा रहे थे क्या, अगर R1 अधिकतम है तो R का मान R1 से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए सेम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो यूज करते अगर हम आपसे कहें यहां पर N प्रतिरोध यूज किए गए, वो सारे के सारे प्रतिरोध बराबर हैं R के, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, N गुणा R। मतलब प्रतिरोध का मान N गुना हो जाएगा।
लेकिन विभवांतर की बात करें तो यहां से रेड कलर से देखना ध्यान से, ये अगर हम आपसे कहें यहां पर आर है, ये फिर से कहा जाए दूसरा रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस यहां पर कहा जाए कुल विभवांतर जो आरोपित किया गया वो V के इक्वल है। तो नेचुरल सी बात यहां पर क्या होगा, आधा B/2, यहां पर भी क्या होगा, आधा B/2। दो है तो B/2 B/2, तीन होते तो B/3 B/3 B/3, चार होते तो B/4 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 B/4। तो अगर n है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हर प्रतिरोध के अक्रॉस कितना हो जाएगा, B/n। सो रिमेंबर दैट कि किसी भी प्रतिरोध के अक्रॉस अगर हम आपसे कहें कि यहां पर जो विभवांतर होगा n बराबर बराबर प्रतिरोध है तो 1/n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम के कुछ छोटे छोटे से गुण याद रखना जो कि हाईलाइट कर रहे हैं, फिर से एक बार बोलते हैं। पहला, करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। दूसरा, प्रतिरोधों के मध्य जो विभव पतन होगा वो उन प्रतिरोधों के मान के समानुपाती होगा। तीसरा, आर इक्विवेलेंट का मतलब उन प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगेन नेक्स्ट, अगर n प्रतिरोध एक समान है तो उस केस में वहां पर तुल्य प्रतिरोध का मतलब n मल्टीप्लाइड बाई किसी एक प्रतिरोध का मान, और उन प्रतिरोधों के मध्य पूरे एक साथ अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो वो बराबर 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 सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा और देखते हैं, इसी बात को यूज करते दूसरा संयोजन जिसकी बात करने जा रहे हैं, कौन सा, अगेन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यहां पर बात कर रहे हैं कौन सा, समांतर क्रम। समांतर क्रम जिसकी बात करें तो एक बार डेफिनेशन फिर बोल लेते हैं, ऐसा कोई भी संयोजन जिस संयोजन में आप जो ब्रांचें यूज करें उन ब्रांचों के सिरों के मध्य विभवांतर एक समान हो तो उस केस में वहां पर ऐसे संयोजन को हम नाम देते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। अब अगर हम आपसे कहें यहां पर ये चीज कैसे बनती है तो देखिएगा, सपोज हमने आपसे कहा यहां पर एक प्रतिरोध है जिसका मान R1 है, यहां पर है ये प्रतिरोध R1 ही रहा, इस प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध R2 से यहां पर इससे जोड़ा गया। अब जैसे ही इसको जोड़ा, यहां आपसे कहा जाए यूज करते हुए पहला प्रतिरोध ये R1 ये आ गया और दूसरा प्रतिरोध R2 यहां आ गया। अब नेचुरल सी बात, इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो यहां से लेके यहां तक किसका यूज करोगे, तार का यूज करोगे। यहां से लेके यहां तक किसका यूज किया, तार का यूज किया। लेकिन अगर इस तार को जब हम यूज करेंगे तो उस केस में परिपथ बनाते समय ये जो तार यूज करते हैं इसका प्रतिरोध लगभग निग्लिजिबल मानते हैं, और लगभग निग्लिजिबल अगर प्रतिरोध होगा तो यहां पर यहां से लेके यहां तक प्रतिरोध नगण्य होने के कारण से विभव पतन कितना होगा, 0। मतलब यहां अगर विभव का मान समथिंग कुछ V1 है तो यहां पर भी क्या होगा, वही होगा, और यहां भी क्या होगा, एज इट इज सेम होगा, सेम द केस। यही चीज अगर हम आपसे कहें दूसरी तरफ देखें तो यहां से यहां तक जो तार है इसमें विभव पतन का मान आंसर है कितना हो जाएगा, 0। और अगर 0 होगा तो यहां पर अगर हम आपसे कहें यहां पर पोटेंशियल समथिंग ये है तो यहां पर भी क्या होगा, एज इट इज यही होगा, और यहां पर भी क्या होगा, यही होगा। तो पहले प्रतिरोध के मध्य अगर कहा जाए विभवांतर V1 माइनस V2, दूसरे के क्रॉस भी कितना हुआ, सेम। तो दोनों आपस में किस में कनेक्ट है, आंसर है किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो यही चीज आपसे बोली, अगर कभी भी ऐसा कोई भी संयोजन जिसमें ब्रांच जिनको आप यूज कर रहे हैं उनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान एक समान है तो ऐसे संयोजन को हम नाम देते हैं क्या, समांतर क्रम। तो यही बात समझा रखिए, तार का प्रतिरोध क्या मानते हैं, निग्लिजिबल मानते हैं, और निग्लिजिबल मानते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, सेम होगा। और सेम होगा तो उस केस में कह सकते हैं कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टिंग वायर की बात की जाए तो उसके किसी भी बिंदु को आप यूज करें, मतलब क्या हुआ यहां समझिएगा, यूज करते हम आपसे कि यहां पर एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, इस बिंदु का विभव अगर ये है तो इस वाले बिंदु का विभव भी यही होगा, इस वाले बिंदु का विभव भी यही होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध निग्लिजिबल होता है। तो यही चीज अब बोल सकते हैं ये बिल्कुल सब कुछ क्या होंगे, सेम। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अगर इसको किसी सर्किट से जोड़ दोगे तो सर्किट से जोड़ दोगे तो उस केस में कह सकते धारा यहां से प्रवाहित होगी तो धारा यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी।
यानी कि तार में बिना किसी विभवांतर को उत्पन्न किए समान विभव के बिंदुओं के मध्य भी धारा प्रवाहित की जा सकती है या धारा प्रवाहित होती है। तो एक छोटा सा कंसेप्शन याद रखना, धारा का मतलब प्रवाह होना, धारा का मतलब प्रवाह होना, उसके कारण से एक पॉइंट हायर पोटेंशियल एक लोअर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि विभवांतर का मान 0 होने पर धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। देख लो यहां से, इस बिंदु को अगर हम A कहें, इस बिंदु को अगर हम B कहें, तो नेचुरल सी बात, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हुआ 0, लेकिन धारा का मान क्या है नॉन जीरो दिख रहा है। तो यही लिखा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखेंगे क्या, किसी चालकीय तार को जिसको आप यूज करोगे उस चालकीय तार में बिना विभवांतर के भी धारा प्रवाहित की जा सकती है। बात क्लियर ना, धारा प्रवाहित हो जाएगी। नेक्स्ट सी को यूज करते, अभी भी जो बोला प्रतिरोध जिनकी बात किया, विभवांतर क्या होता है सेम। अब जरा डायग्राम को फिर से देखें, फिर समझें। एक बार फिर से हम यहां पर उसी डायग्राम को जिसको बनाया था एक बार फिर से यहां पर बनाते हैं। क्या है भाई, एक बार देखें। अगर हम आपसे कहें एक प्रतिरोध जिसकी बात करें, ये यहां पर R1 है, दूसरा प्रतिरोध जिसकी बात की जाए इसका मान R2 के बराबर है। ये यहां पर अब आपसे कहे किसी सर्किट में यूज किए गए, कर लेते हैं यूज। जैसे यूज किया यहां पर इसके अक्रॉस अगर हम आपसे कहें विभवांतर का मान समथिंग कुछ भी, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा एज इट इज सेम, मतलब दोनों के अक्रॉस विभवांतर तो सेम होगा। लेकिन जैसे हमने कहा करंट की बात की जाए, यहां से करंट अगर आई आएगी तो करंट का गुण बहना होता है, दो रास्ते मिले तो यहां पर करंट I1 और यहां करंट कितनी हो गई I2। यानी कि समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें कि ब्रांच जिसको आप यूज कर रहे हैं उसके सिरों के मध्य विभवांतर ये क्या होता है सेम, लेकिन धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है। और देखें जरा इसको, तो ये धारा का मान क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R1। यहां कहा जाए तो आंसर है ये कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R2। अब दोनों केस में V की वैल्यू सेम है, तो I1 अनुपात I2 क्या हो जाएगा 1/R1 अनुपात 1/R2। तो देखें ध्यान से और बिल्कुल पढ़ें साथ में। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा एक समान, लेकिन धारा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा वितरित होती है। मतलब बोल सकते हैं I समानुपाती होगी किसके 1/R के। क्लियर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे किसी को कह दें कि हम आपसे कहें बैटरी से निकलने वाली धारा का मान यदि यहां पर I के बराबर है, तो बताओ I1 और I2 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर कभी आ जाए तुरंत डायरेक्टली लिखोगे I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो ऑफ 1/R2, या इसी को लिख सकते कितना R2 रेशियो ऑफ R1। साथ में बिल्कुल यहां पर बोलेंगे I1 क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I के बराबर। समझ में आ गई। तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके रेजिस्टेंस के। बस इसी को लिखा, तो इसी पॉइंट से एक और पॉइंट आ गया। याद रखने की बात क्या है, पहला पॉइंट इधर यहां पर, दूसरा पॉइंट फिर कहा जाए जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इक्विवेलेंट सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बात क्लियर। यही चीज ऐसे सॉल्व की अगर हम दो रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करें, यानी कि एक रेजिस्टेंस हम आपसे कहें ये R1, दूसरा रेजिस्टेंस जिसकी बात की जाए R2, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हो, तो उस केस में लिख सकते R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ध्यान रखना है ये जो अभी आपने सॉल्व किया उसमें इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू R नेट की वैल्यू R1 से भी कम होगी, और साथ के साथ आपसे कहा इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस R2 से भी क्या होगी कम होगी। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में समतुल प्रतिरोध का मान हमेशा अलग अलग जो प्रयोग किए गए प्रतिरोध हैं उनसे क्या होगा कम ही आता है, कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना R इक्विवेलेंट या R नेट की वैल्यू प्रयोग किए गए जितने प्रतिरोध हैं उन सबसे क्या होगा कम आएगा। ठीक बात है ना। एंड द लास्ट वन, फिर वही बात, अगर n प्रतिरोध एक साथ जोड़े जाएं तो नेचुरल सी बात है, अगर हम बात करें दो प्रतिरोधों की, तो ये लिया दो प्रतिरोध, अगर ये दो प्रतिरोध एक साथ यूज किए गए
और अब अगर हम आपसे कहें इसका मान और इसका मान एक समान है तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? तो आंसर इज R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दैट मीन्स कितना हो गया? R डिवाइडेड बाई 2। 3 होते तो आंसर हो जाता R/3। तो N रेजिस्टेंस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R डिवाइडेड बाई N। इसका मतलब कि अगर कभी भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तो हमेशा और हमेशा समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और समांतर क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसको हमने यहां पर लिया है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमने यहां पर काम की बात क्या देखी है, किस तरह से करंट या वोल्टेज डिवाइड होता है, किस तरह से समतुल्य प्रतिरोध का मान कैलकुलेट होता है। इसी का हम प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने से पहले ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन किसको डिवाइड करता है? वोल्टेज को। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको डिवाइड करता है? करंट को। इसको कहते हैं करंट डिवाइडिंग सर्किट, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट। और रेशियो जिस समय सॉल्व करने बाद डिफाइन करते हुए डिफाइन कर लेंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन जिसकी बात कर रहे थे उसी को यूज करते सिंपल से न्यूमेरिकल्स जिनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पर डिस्कस करने से पहले, न्यूमेरिकल लेने से पहले जो पॉइंट्स याद रखने वो छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या था? पहला पॉइंट, अगर कभी भी आपसे का जब प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हों जिससे कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान हो, जैसे कि ये, तो यहां अगर धारा आई तो यहां पर भी धारा क्या होगी? आई। तो उस समय ये संयोजन जिसकी बात करें क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में यूज करते हुए आर इक्विवेलेंट, इसी को यहां पर कहेंगे R1 प्लस ऑफ R2। यही बात यूज करते अगर हम आपसे कहें यहां पर N प्रतिरोध है, जिन N प्रतिरोध की बात की जाए सारे के सारे प्रतिरोध R के बराबर है, मतलब यहां पर यूज करते आपसे कहा जाए यहां पर जितने भी प्रतिरोध है सब के सब R के बराबर है। और तब अगर हम आपसे श्रेणी क्रम यूज करें तो आर इक्विवेलेंट लिख सकते कितना होगा? N मल्टीप्लाइड बाई R के। अगेन तीसरा पॉइंट, अगर हम आपसे कहें ऐसा कोई भी संयोजन जिस संयोजन में कहा जाए अगर कभी भी हम आपसे कहें प्रतिरोध इस तरह से जुड़े जिससे कि उनके मध्य जो भी विभव का पतन हो रहा है एक समान हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में यूज करते यहां पर यूज करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 एंड कंटिन्यू। अगेन यही बात यूज करते फिर अगर हम आपसे कहें ये जो प्रतिरोध कहा जाए N प्रतिरोध हो और सारे के सारे प्रतिरोध R के बराबर हो, समांतर क्रम में यूज करें, तब R इक्विवेलेंट आंसर हो जाएगा कितना? R डिवाइडेड बाई N। तो यही बात याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में हमेशा और हमेशा समतुल्य प्रतिरोध का मान किसी भी इंडिविजुअल प्रतिरोध से क्या होगा? ज्यादा। जबकि यहां का जो समांतर क्रम में अगर कभी भी का जाए तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? कम। कम से मतलब जो सबसे छोटा है उससे भी कम ही आएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको यूज करते स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल सी प्रॉब्लम्स। और वो सिंपल सी प्रॉब्लम्स क्या है? सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन। वही बात यहां स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल सिंपल से बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। और क्या लिया? एक कोई तार है, जिस तार को यूज किया उस तार का इकाई लंबाई का प्रतिरोध दे रखा है कितना? 6 डिवाइडेड बाई पाई। ऐसे तार को प्रयोग करते हमने क्या किया? एक वृत्ताकार लूप बनाया। जिस वृत्ताकार लूप को बनाया उसकी त्रिज्या कितनी ले रखी है? 1 मीटर के बराबर। और 2 बिंदु यूज किए A और B, जो कि इसके व्यास के अनुदिश है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट 2 पॉइंट्स लिए। और आपसे बोला गया इन 2 बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। पॉइंट फिर क्या रहे? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट पर। जैसे ही क्वेश्चन आया यूज करते आपसे कहा जी यहां पर हमने जो तार ले रखा है उस तार की अगर बात की जाए उस तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है? 6 डिवाइडेड बाई पाई। और एक वृत्ताकार लूप बना रखा है तो इकाई लंबाई का प्रतिरोध मतलब तो हमारा यहां आंसर हो गया 1 मीटर का प्रतिरोध। ये कितना दे रखा है? 6 डिवाइडेड बाई पाई। अब पूरा का पूरा तार यूज किया है मतलब तो इसका यहां कह सकते कितना हो गया? 2 पाई आर लंबाई। आर मीन्स कितना दे रखा है? 1।
तो उसका अगर हम आपसे प्रतिरोध आंसर 6 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई आर मीन्स 1। जैसे लिखा ये और ये कैंसिल, मतलब कितना हो गया, तो ये लिख सकते हैं 12 ओम के इक्वल। मतलब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सिर्फ इतना बचा, 12 ओम का एक तार है, जिस तार को यूज किया उसको एक वृत्ताकार लूप में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद यहां पर दो बिंदु लिए, जिन दो बिंदुओं को लिया व्यास के अनुदिश विपरीत से रिले रखे, और इन दो बिंदुओं के मध्य आपसे बोला गया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां पर अगर ये जो दो बिंदु है ये बिल्कुल आपसे का जो व्यास के अनुदिश विपरीत बिंदु है, तो इसका मतलब वृत्त का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। हम सबको पता है प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। तो कुल प्रतिरोध अगर 12 है तो आधी लंबाई ऊपर यानी कि आधा प्रतिरोध ऊपर और आधा नीचे, और आधा प्रतिरोध तो 12 का आधा कितना हो गया 6, यानी कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम की बात करें तो बोल सकते हैं यहां पर 6 ओम ये कहां लगा है, ऊपर की तरफ। दूसरा फिर कहा जाए यहां पर यूज करते 6 ओम कहां लगा है, नीचे की तरफ। और ये दोनों के दोनों प्रतिरोध जैसे हमने जोड़े अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरी बिल्कुल दिख रहा है दोनों किस में कनेक्ट है, समांतर में। और समांतर में अगर आपसे कहा जाए यहां पर दो प्रतिरोध है तो समतुल कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 2। मतलब तो आंसर हुआ R इक्वलेंट इज इक्वल लिख सकते कितना, 6 डिवाइडेड बाई 2। मतलब आंसर हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू 3 ओम के इक्वल। तो पहला वायर लूप प्रॉब्लम्स की बात करते हुए अगर हम आपसे कहें तार के फॉर्म में हम यहां पर प्रतिरोध को प्रयोग करें, तो क्वेश्चन में हम डायरेक्ट प्रतिरोध का मान भी दे सकते हैं तार का, या फिर इकाई लंबाई का प्रतिरोध दे दिया गया और उसमें आपसे कहे लंबाई का गुणा करके प्रतिरोध का मान आप ज्ञात करें, और अकॉर्डिंग टू द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यहां पर समतुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार फिर देखते हैं। तो अभी आपसे बोला था एक तार लिया, जिस तार की बात करें उस तार को यूज किया वृत्ताकार लूप में। जिस तार के लूप की बात करें उस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी रखी थी, 1 मीटर के इक्वल। इसका मतलब 1 मीटर लंबाई के लिए प्रतिरोध का मान दे रखा था 6 डिवाइडेड बाई पाई। तो पूरा प्रतिरोध कितना हो गया, तो 2 पाई आर का कितना हो गया, तो बोल सकते कितना, 12 ओम। और अभी आपसे जो बात बोली थी यही बात यहां कहा जाए, प्रतिरोध समानुपाती होगा किसके, लंबाई के। तो आधी लंबाई ऊपर आधी लंबाई ऊपर, तो जैसे हमने कहा आधी लंबाई ऊपर मतलब यहां कह सकते हैं 6 ओम ऊपर की तरफ चला गया और 6 ओम नीचे। जोड़ा फिर देखा तो दोनों के दोनों किसमें जुड़े हुए दिख रहे हैं, आपसे कहा जाए समांतर क्रम में, इसीलिए आंसर कितना हो गया 6/2 यानी कि 3 ओम। यही प्रॉब्लम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में फिर एक बार यूज करते हैं, और यूज करते आपसे कहा जाए इसी में न्यूमेरिकल डेटा डिफरेंट था और अपने एग्जाम नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो बिल्कुल नीट के समतुल एक क्वेश्चन ले रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी बातें एज इट इज सेम है। क्या लिया तो वही चीज यहां पर बोला, एक कोई 12 ओम का प्रतिरोध है। जिस 12 ओम के प्रतिरोध की बात करें उसको यहां पर एक वृत्ताकार लूप में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद दो बिंदु लिए गए, एक बिंदु यहां पर लिया गया C और दूसरा बिंदु यहां पर लिया गया D। इन दो बिंदुओं के मध्य समतुल प्रतिरोध का मान 9/4 है। तो आपसे बोला गया बताइए अगर ये दो बिंदु C और D हैं तो ऊपर वाले भाग की लंबाई L1 और नीचे वाले भाग की लंबाई अगर L2, तो इस L1 और इस L2 का अनुपात ज्ञात करें। फिर से देखिए, हम अगर आपसे कहें यहां पर यूज करते जिस समय प्रतिरोध की बात करें, तार पूरा का पूरा एक ही है, यानी कि इस तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, एक समान। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक ही तार है, तो उस केस में कह सकते क्षेत्रफल भी क्या होगा, एक समान। यानी कि इस प्रतिरोध का मान समानुपाती होगा किसके, लंबाई के। तो उस केस में अगर इस L1 लंबाई का प्रतिरोध मान ले अगर हम यहां पर R1 के इक्वल है, सेम द केस अगर हम आपसे कहें L2 लंबाई का प्रतिरोध मान ले यहां पर R2 के इक्वल है, तो यहां जिस समय आपसे कहा जाए लंबाई का अनुपात याद कीजिए, तो इस लंबाई का अनुपात आंसर है वही होगा जो कि इन प्रतिरोधों के मान का अनुपात होगा। और ये हमें पता है इन दोनों प्रतिरोध का जोड़ ये यहां पर कितना रखा है, 12 ओम के इक्वल है। तो अगर हम आपसे कहें यहां पर लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध का अगर हम अनुपात ज्ञात कर दें तो लंबाई का अनुपात अपने आप ज्ञात हो जाएगा। और बिल्कुल आपको दिख रहा है
ये लंबाई का अनुपात या प्रतिरोध का अनुपात बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट को अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें तो बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर R1 ऊपर वाले भाग का अगर प्रतिरोध है, R2 अगर नीचे वाले भाग का प्रतिरोध है, तो उस केस में कहा जाए यहाँ पर जैसे आपने कहा ये ऊपर वाला भाग, इसका प्रतिरोध अगर हम आपसे कहें यहाँ पर R1 के इक्वल है, नीचे वाला भाग इसका प्रतिरोध अगर R2 के इक्वल है, तो ये R1 और R2 दोनों एक दूसरे किस में जुड़ जाएंगे, तो आंसर है यहाँ पर समांतर क्रम। और समांतर क्रम में संयोजन करते हुए अगर हम आपसे कहें समतुल्य प्रतिरोध का मान, तो आंसर हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 9 डिवाइडेड बाई 4। यही वैल्यू अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते R1 R2 का मान, वहां से कह सकते कितना हो जाएगा 12 माइनस ऑफ R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया 12 के। यही किसके बराबर देखा है 9/4। जैसे ही इसको लिखा यहां पर सॉल्व करते हैं, जिस समय हम यहां पर इक्वेशन बनाए तो ये क्या बन जाएगी द्विघात समीकरण। और उस द्विघात समीकरण को अगर हम यहां पर सॉल्व कर दें तो R1 का मान आ जाएगा, और R1 का मान आ गया तो उस समीकरण में यहां पर R1 प्लस R2 बराबर 12 लिखकर R1 का मान लिख दें तो R2 का मान भी आ जाएगा। कुल मिला के R1 R2 का मान आ गया तो उसका अनुपात ही यहां पर लंबाई का अनुपात होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक बार फिर से कहा जाए, क्या लिखा है 12 ओम का एक तार है जिससे एक वृत्ताकार लूप बनाया गया। कोई दो बिंदु C और D लिए गए जिनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 9/4 है, तो इन भागों की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो अगेन आपसे कहा जाए, मान लें इस L1 लंबाई के तार का प्रतिरोध अगर R1 है, इस दूसरे भाग की बात करें तो इस दूसरे भाग की लंबाई L2 जिसको लिया इसका प्रतिरोध अगर हम मान लें R2 के इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों जैसे आप यहां पर कहें पहला वाला भाग ये अगर R1 है, दूसरा वाला भाग इसका प्रतिरोध अगर R2 है, तो आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए समांतर क्रम। तो यहां समतुल्य प्रतिरोध आंसर है, इसका मान कह सकते हैं कितना हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही चीज क्वेश्चन में दे रखी है 9/4 के बराबर है, तो इसी को 9/4 लिख दिया साथ के साथ। यहां पर आपसे कहे यूज करते हुए R1 R2 इनमें से एक की वैल्यू दूसरे से रिप्लेस कर दी, ये लिया रिप्लेस कर दी। जैसे ही रिप्लेस किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए यहां पर सॉल्व किया जाए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, यहां आपसे कहा जाए इधर चला गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व किया तो क्या बन गई एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को यूज किया तो उससे इस R2 के दो मान मिलेंगे, एक कितना मिला 3 ओम और दूसरा कितना मिला 9 ओम। अगर R2 3 ओम है तो R1 का मान कितना हो गया 9 ओम। और अगर ऐसा है तो अभी अभी जो बात बोली थी वही लिख रहे हैं कि इस लंबाई का अनुपात वही होगा जो कि यहां पर प्रतिरोध के मान का अनुपात होगा। इसका मतलब R1 R2 इन्हीं का अनुपात क्या है 9/3 3 के इक्वल है, तो L1 L2 भी क्या होगा 3:1 या वाइस वर्सा। दूसरा अगर हम आपसे कहें R2 का मान अगर 9 ओम है तो R1 कितना हो जाएगा 3 और लंबाई का अनुपात आंसर क्या है 1:3। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहां पर कहा जाए तो अनुपात का जो भी मान आए उसी को टिक आउट किया जा सकता है। सो यही चीज सिर्फ न्यूमेरिकली डिफरेंट थी, एज इट इज पूछी जा चुकी है अपने एग्जाम में भी। कुल मिला के वायर अगर दिया हुआ है तो उसका प्रतिरोध या तो हम इकाई लंबाई का देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर प्रतिरोध देकर हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हुए ये आपसे कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध या उनके अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, एक बार फिर से कहे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी की बात करते फिर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसको सॉल्व करना। क्या है भाई, यहाँ पर एक को यहाँ पर लूप है, जिस लूप को यूज किया उस लूप को यूज करते हुए हमने एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में कहा जाए दो बिंदु ए और बी, उनके बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु दिखा रखा है ओ। इस बिंदु ए और इस बिंदु ओ के बीच में हमने आपसे बोला बताइए समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ध्यान से किस किस के बीच में बताना, ए और ओ के बीच में बोला गया तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर। एक बार न्यूमेरिकल डाटा के साथ फिर आगे बढ़े, बट कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। क्या भाई,
अगर कभी भी आपसे कहा जाए श्रेणी क्रम की बात की जाए तो आर इक्विवेलेंट का मतलब कितना हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब बीजगणितीय योग। साथ के साथ अगर n प्रतिरोध जिनके मान एक समान R के बराबर तो समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई R। अगेन यही चीज फिर कहा जाए यूज करते अगर समांतर क्रम हो तो उस केस में कह सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड कंटिन्यू। अगर n एक समान प्रतिरोध है तो R इक्विवेलेंट का मतलब कितना जाएगा, R डिवाइडेड बाई n, अर्थात श्रेणी क्रम में जो समतुल प्रतिरोध होता है उसका मान बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा होगा, हमेशा और हमेशा ज्यादा आएगा, जबकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम आएगा। अगेन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक भी डिफाइन करें और उस शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो अगर कभी भी हम आपसे कहें न्यूमेरिकली या सिंबॉलिकली प्रतिरोध दे रखे, उनमें से किसी एक प्रतिरोध को आप R मान लें या R दिया हो, उसके साथ कोई दूसरा प्रतिरोध जिसको कि यहां पर आपसे कहा जाए जोड़ा जाए, सपोज हम कहें R और 2R/3 प्रतिरोध है। अगेन कोई यहां पर आपसे कहा जाए थ्योरी का फार्मूला नहीं है बल्कि एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी। जैसे कि हम आपसे कहें यहां पर इस 6 को अगर हम R मान लें तो ये कितना हो जाएंगे, R/2। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन जिसमें कि सिंबॉलिकली दिया हो या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो एक को प्रतिरोध R मान लिया, दूसरा उसी के टर्म में उसी के पदों में और लिख दिया। अब हमने आपसे का यहां पर यूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल श्रेणी क्रम में, और फिर हम आपसे का यहां पर कैलकुलेशन करनी है तो R इक्विवेलेंट का मान जैसे ही सॉल्व करना है, एक तो वैसे ही मैथमेटिक्स यूज कीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, दूसरा डायरेक्टली भी। कैसे, जो यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ दीजिए, ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला भाग एज इट इज सेम रखिए। मतलब अगर ये 2R/3 लिखा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी लिखी, 2 और 3 श्रेणी क्रम है, ऊपर जोड़ना है, यानी कि कितना हो गया 2 + 3, नीचे वाला भाग एज इट इज 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई R, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 3। यही बात फिर देखिए, इनकेस अगर हम आपसे कहें यहां पर प्रयोग करते हुए समांतर क्रम की बात कर दें तो जब कभी भी हम आपसे कहें समांतर क्रम की बात की जाए तो R इक्विवेलेंट का मान सॉल्व करने के लिए फिर से शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, अभी भी राशि जो कि न्यूमेरिकली यूज की गई है उनको जोड़ेंगे लेकिन नीचे वाले भाग में, और ऊपर वाला भाग को क्या रखना है, एज इट इज सेम। मतलब ऊपर वाला भाग कितना है 2, नीचे वाला कितना है 3, तो ऊपर वाला भाग एज इट इज मतलब 2 ही लिखा, नीचे वाला भाग उसमें लिख दिया 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई R, यानी कि कितना हो गया 2R डिवाइडेड बाई 5। तो जब भी कभी हम आपसे कहें किसी भी जगह पर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, मैथमेटिक्स का प्रयोग कर दिया है, और वो क्या है, अगर कभी भी प्रतिरोध R के साथ कोई भी यहां पर आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यूज करने के लिए, श्रेणी क्रम मतलब तो आंसर ऊपर की तरफ समान जोड़ देंगे, और समांतर क्रम मतलब राशि जो भी यहां पर न्यूमेरिकली लिखी है नीचे जोड़ देंगे, दूसरे भाग को एज इट इज नियत रखेंगे। एक बार फिर देख यूज करते, जैसे हम आपसे कहें यहां पर एक प्रतिरोध है R और दूसरा है R/3। अब आपसे का जो यहां पर श्रेणी क्रम है और फिर से का जो जोड़िए और बताइए आंसर क्या होगा। तो R इक्विवेलेंट की बात करें, R का गुणांक कितना होगा 1, नीचे कितना है 3, तो यहां कह सकते हैं 1 + 3 यानी कि 4R डिवाइडेड बाई 3। सेम द केस अगर हम आपसे कहें समांतर क्रम यूज किया जाए तब अगर हम आपसे कहें सॉल्व कीजिए तो आंसर हो गया दिस R इक्विवेलेंट, कहां जोड़ना है नीचे, R का गुणन कितना है 1, नीचे 3, तो यहां लिख दिया R 3 + 1 यानी कि 4। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और इस कैलकुलेशन को फास्ट करते ऑब्जेक्टिव पेपर में हम टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, जब कभी भी आपसे कहा जाए किसी भी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध यूज किए, समतुल्य ज्ञात करने के समय ध्यान रखना है जिन दो बिंदुओं के मध्य समतुल्य या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं उन बिंदुओं को कभी भी एलिमिनेट नहीं करते, वो कभी भी गायब नहीं होने चाहिए। उसके अलावा सर्किट में जहां पर भी परिपथ में आपको लगता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसको क्या करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए। मतलब अगर A और O के बीच में हमें सॉल्व करना है तो लास्ट तक A और O ये बिंदु एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। बाकी इसके अलावा कहीं पर जो भी आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम लग रहा है उसे आप सॉल्व करते जाइए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम आपसे कहें ये 3 और ये 3, अगर यहां से देखें तो ये 3 और ये 3 एक साथ किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में। जैसे इसको लिखा 3 और 3 श्रेणी क्रम में, यानी कि कितना हो गया 6, बाकी कोई डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। मतलब यही चीज अगर हम आपसे सॉल्व करने की बात की जाए तो जैसे ही सॉल्व करने की बात यहां पर यूज करते ये ए और ये बिंदु ओ, ये आपसे का जो यहां पर एक सर्किल यूज किया गया है, इसमें ये प्रतिरोध कितना 3, यहां पर कितना 3, ये भी कितना फिर से 3, अगेन यहां पर भी कितना 3 और ये भी कितना 3, ये सारे के सारे कितने जुड़े हुए हैं, ये 6 यहां पर, ये भी 6 यहां पर, ये भी आपसे का जो कितना यूज किया 6 के इक्वल, ये भी कितना यूज किया 6, और यहां आपसे का यूज करते ये लिखा था फिर से यहां पर कितना, तो यहां पर आपसे का यूज करते कितना लिखा था फिर से एक 6, और उसके बाद यहां पर यूज किए थे 3 और 3। तो देखते चलें ध्यान से, ये 3 और 3 एक साथ जुड़े हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, तो मिलकर फिर से कितना हो जाएगा, आंसर है 6 के इक्वल हो जाएगा। ये 3 और ये 3 6 हो गए, तो अब फिर से यहां पर कहा जाए जैसे हम आगे बढ़े, ये 6 और ये 6 आंसर है किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, मतलब ये फिर से कितना हो गया 3 के इक्वल। एक बार फिर से यही सर्किट बनाए तो फिर से यहां दिख रहा है कि भाई अगर हम आपसे कहें यही डायग्राम फिर से बनाया जाए, तो जैसे हमने इस डायग्राम को बनाया, ये प्रतिरोध एज इट इज, ये पांचों के पांचों एज इट इज, ये कहा जाए यहां पर 6, ये कहा जाए यहां पर 6, ये यहां पर 6 और ये यहां पर 6, और ये कितना आ गया था, ये आ गया था 3 के इक्वल, ये 3, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 3 और 3 फिर से कहा जाए एक साथ फिर मिले, कितना हो गया 6, 6 और 6 फिर से कितना हो गया 3, मतलब बार बार यही चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही। तो यहां से कह सकते 3 और 3 मिलकर 6 हुआ, लेकिन इस 6 के साथ फिर से कितना हो गया 3, ये 3 फिर 6 हुआ, इस 6 के साथ फिर कितना हो गया 3, यही चीज यहां तक चलती रहेगी, और यहां तक चलती रहेगी तो लास्ट में जाके सिर्फ क्या बचेगा, तो यही सर्किट में ये जो बचा, ये रेजिस्टेंस कितना 3, यहां आपसे कहा जाए ये कितना बचेगा, तो ये भी 3, और यहां से ये फिर से 3 यहां मिल जाएगा, तो ये फिर से यहां मिल गया, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ओ लास्ट तक क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो जैसे इसको देखेंगे ये 3 6 इस 3 के साथ फिर से किसमें होगा, समांतर में, और समांतर में इसका अंदर 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 दैट मीन्स 2 ओम आंसर आ जाएगा। तो एक बार प्रॉपर्ली फिर देख लें, यही डायग्राम सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई, तो अभी अभी जो बताया था जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 ये और ये यही बचेंगे, जैसे इस 3 और इस 3 को देखा आपस में किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, उसके साथ ये किसमें आ गया, समांतर में। तो जैसे इसको लिखा 6 और 3, तो इसका मतलब R इक्वलेंट इज इक्वल टू लिख सकते कितना, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब तो लिख सकते 18 डिवाइडेड बाई 2, जैसे इसको लिखा 18 डिवाइडेड बाई 9, जैसे इसको लिखा आंसर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो अगेन आपसे कहे यहां पर जैसे इसको लिखा आंसर आ गया कितना 2 ओम। तो यूज करते आपसे कहा जाए जब कभी भी कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें कि एक से ज्यादा प्रतिरोध यूज किए हैं, काम की बात शॉर्ट ट्रिक पहले क्या करेंगे, अगर कभी भी R एक प्रतिरोध मान लें, न्यूमेरिकल दिया तो उस न्यूमेरिकल को R मान लें, और उसके टर्म्स में जो भी दूसरे प्रतिरोध हो उनको डिफाइन कर लें, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो श्रेणी क्रम में है तो न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक मान का ऊपर जोड़ कर देंगे और नीचे वाला संख्यात्मक मान एज इट इज वही रखेंगे, जबकि समांतर क्रम में ऊपर वाले संख्यात्मक मान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे संख्यात्मक मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब कभी भी सिंबॉलिकली कोई वैल्यू दियो तब तो रिकमेंडेशन है हमारी इसका यूज करें, बाकी न्यूमेरिकली अगर हम आपसे कहें कैलकुलेशन आपकी वैसे ही फास्ट हो तो डायरेक्टली करें। जैसे हम आपसे कहें यहाँ जरूरत ही नहीं थी, 3 और 3 6 हो गया, इस 6 के साथ फिर कितना हो गया 3, 3 और 3 6 हो गया, इसके साथ फिर कितना हो गया 3, मतलब वैसे ही हो रही थी और वैसे ही हो रही थी। तो यही सॉल्व करते हुए जैसे हमने कहा ये 3 6 इस 3 के साथ किसमें, समांतर में, और समांतर में तो इसीलिए आंसर कितना हो गया 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 यानी कि 18/9, मतलब आंसर इज इक्वल टू 2। बात क्लियर। तो एक बार फिर से करते हैं यही कैलकुलेशन,
मतलब अभी और परफेक्शन के साथ वर्कआउट करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से। जैसे कि फिर क्वेश्चन ये क्या कहा भाई, यहां पर कुछ प्रतिरोध जोड़ रखे, जिन प्रतिरोध को जोड़ते हुए बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमने दे रखा 10 ओम के इक्वल है। बट जब इस ए और बी के बीच का सर्किट दिया तो एक प्रतिरोध है जिसका कि मान यहां पर हमने नहीं दिया है, यानी कि यहां पर इसको ज्ञात करना। तो यही क्वेश्चन आपसे बोला ए और बी के बीच में यदि आपसे कहे तुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम हो तो बताइए प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। पॉइंट इज दैट जैसे हमने कहा कैलकुलेट कीजिए, बस एक ही नियम है और वो नियम क्या है, जिन दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उन बिंदुओं को कभी भी एलिमिनेट नहीं होने देना है। मतलब लास्ट तक ये ए और ये बिंदु बी एज इट इज यहां रहने चाहिए। बाकी इसके अलावा जहां सीरीज पैरेलल दिख रहा है बिल्कुल कीजिए। जैसे कि हम इसी सर्किट को देखें तो ये 8 और ये 8 आंसर है, दोनों के दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। मतलब कितना हो गया 4, ये 4 और ये 8 आंसर है किस में दिख रहा है, फिर से श्रेणी क्रम में। मतलब कितना हो गया 12। मतलब यही सर्किट अगर हम बनाएं तो बिल्कुल देख सकते हैं, इस बिंदु को अगर हम कहें ए तो सबसे पहला प्रतिरोध ये आर एज इट इज यहीं छोड़ा, फिर दूसरा प्रतिरोध ये तो 4 एज इट इज था, ये आपसे का जो यहां पर यूज करते, फिर हमने कहा ये प्रतिरोध 6 आगे बढ़े और इसी को यूज करते हुए फिर से यहां पर का जो 2 ओम या आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अभी जो है उसको देखें तो ये पहला कितना हो गया आर इरा, ये 4 एज इट इज, ये 6 एज इट इज। अब देखना 8 और 8 अभी अभी बोला समांतर क्रम में, कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 और 8 श्रेणी क्रम में कितना हो गया 12। कहां लगा है 12, इस 6 के ऊपर, तो ये लगा दिया यहां पर कितना रेजिस्टेंस, तो ये लगा दिया कितना 12 ओम इस 6 के ऊपर। बात क्लियर। फिर से देखिए ये 8 कहां से शुरू हुआ, इस R और 4 के बीच से, मतलब यहां कहीं से शुरू हुआ, साथ के साथ कहां खत्म हो रहा, 6 के आगे, तो 6 के आगे खत्म हो रहा है तो यही यहां पर कनेक्ट किया। ये रहा यहां पर फिर से यूज करते 6 के आगे रहा, कितना था 8 भाई बना दिया। दूसरी तरफ का सर्किट देखें, फिर हमें देखा ये 3 और ये 3 किस में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में। मतलब तो मतलब कहा जाए यहां पर कितना हो गया, फिर बनाते सर्किट, ये कितना है 2 ओम, 3 और 3 6 कहां से शुरू हुआ 2 के पहले से, मतलब यहां से शुरू हुआ कितना है 6 के इक्वल। साथ के साथ ये क्या हुआ, फिर से यहां से आके जुड़ गया, तो यहां से आके जुड़ गया, मतलब ये ना दूसरा फिर देखना बीच में एक छूट रहा है 3, कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां से शुरू होते हुए फिर कहा जाए कहां खत्म हुआ, इस 2 में खत्म हुआ, मतलब ये 3 और ये फिर से कहा जाए कितना हो गया 1। अब जैसे ही सर्किट बना इजीली दिख रहा होगा, सिंप्लीफाई हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जब आपने फिर से सर्किट देखा ये 6 ये 3 ये 2 किसमें कनेक्ट है, समांतर क्रम में। साथ के साथ यहां देखें 12 और 6 किसमें कनेक्ट है, समांतर में। उसके साथ ये 4 किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, और दोनों मिलके इसके साथ किसमें कनेक्ट है, समांतर क्रम में। तो एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब यहां पर आपसे का जो यूज करते हैं बिल्कुल रेखीय रूप से जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम, और एक के ऊपर दूसरा यानी कि अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। तो फिर से यहां दिख रहा है 2 3 एंड 6 ये हो गया समांतर क्रम, 6 और 12 समांतर, उसके साथ ये 4 किस में दिख रहा, श्रेणी क्रम, और उसके साथ ये फिर से किस में दिख रहा, समांतर। सारे के सारे बाकी किस में जाएंगे, फिर से सीरीज में जोड़कर किसके बराबर लिख दे, 10 के बराबर। तो एक समीकरण बनेगी, एक ही अननोन बनेगा, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। अब प्रॉपर्ली फिर देख लें एक बार क्या था क्वेश्चन। तो ये बिंदु ए और बी दे रखे थे, इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम के बराबर था। तो आपसे पूछा गया अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करें। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, जिन बिंदुओं के मध्य आप प्रतिरोध का मान ज्ञात करें उनको कभी भी इलिमिनेट नहीं होने देना है, यही चीज देखते हैं। तो यूज करते आपसे अभी भी जो बोला था, ये कितना आया था, ये आया था 12। अगेन ये 12 और ये 6 आपस में किस में कनेक्ट है, अंश समांतर क्रम में। कितना हो गया 12 × 6 डिवाइड बाई 12 + 6, मतलब कितना हो जाएगा 2 के बराबर। ये 6 ये 3 ये 2 सबके सब किस में कनेक्ट हो गए, अगेन आपसे का समांतर में। तो देखते चलें, जैसे इसको यूज किया, ये 12 ये 6 इसको यहां सॉल्व किया, कितना आ गया, तो ये लिख दिया यहां पर कितना
दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 यानी कि 18। कितना हो गया, तो ये कैंसिल किया तो ये यहां से का जो कितना आ गया 4 के इक्वल। ये लिखा है 4, ये देखें एज इट इज कितना लिखा है 4, ये भी एज इट इज 8 यहां लिख दिया। अब फिर से देखना, ये 4 और ये 4 किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, कितना हो गया 8, और ये 8 ये 8 किसमें कनेक्ट हो गए, आंसर है आपस में जुड़े कैसे, समांतर, मतलब कितना हो जाएगा 4 के इक्वल। बात क्लियर। यहां देख, ये 6 और ये 3 आपस में किसमें कनेक्ट है, समांतर, मतलब 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, मतलब कितना हो गया 2 के इक्वल। ये लिखा 2, और ये 2 और ये 2 किसमें कनेक्ट है, समांतर, मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1। अब ये R ये 4 ये 1 और ये 1 फिर से किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, तो ये R ये 4 ये 1 और ये 1 किसमें कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का मतलब समतुल मीन्स इन्हीं का बीजगणितीय योग, तो यही बीजगणितीय योग कितना हो गया, R प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना दे रखा है 10 के बराबर। ये कितना हो गया R प्लस 6 बराबर 10, तो R बराबर कितना हो गया 4। तो इसीलिए आंसर का जो कितना हो गया, तो बिल्कुल दिख रहा है R इक्वल टू कितना 4।